तो आज की मेजर न्यूज है रिगार्डिंग नेशन वाइड HVV ड्राइव जो कि इनॉग्रेट की जाएगी अजमेर से आज के लिए। तो उसके बारे में वापस से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वैसे कर चुके हैं पहले डिस्कस। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये आपको ना वैसे मेंस में सोशल इश्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो आपको ये सोशल इश्यूज भी कवर करता है, आपका एसए का पर्सपेक्टिव भी कवर करता है, एंड साथ में ही आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, बट मेजरली आपका ये सोशल इश्यूज और एसए के लिए आपको ये मेंस में सवाल जो है उसके अंदर आप ये पॉइंटर्स को इंक्लूड कर पाओगे। एंड रीवैम्पिंग फॉरेस्ट राइट्स सेल्स, ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 28 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे हम द हिंदू से। एंड पहली न्यूज आपकी क्या कहती है आज की कि नेवी बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विद INS अंजदीप। तो यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ INS अंजदीप के बारे में पता होना चाहिए। तो INS अंजदीप जो है वो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज रखता है। फोर्थ ऐसी शिप है ये या वेसल है ये जो इंडिजिनियसली बनाई गई है, ठीक है, एंड इंडियन नेवी ने इसको क्या कर लिया है, इंडक्ट कर लिया है। स्पेशलिटी क्या है कि अब ये लाइट वेट टॉर्पीडोज के साथ लैस है, ठीक है, या कंटेन करती है। एंड सबसे बड़ी बात ये शैलो वाटर्स में भी ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। एंड शैलो वाटर्स के साथ साथ इसके अंदर सोनार्स भी है, ऑब्वियसली शिप तो है तो सोनार्स तो होने चाहिए। लाइट वेट टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया है कि प्रिसीजन से कॉम्बैट इफेक्टिवनेस आपको दे सकती है, बट उसके अलावा भी ये अब क्या कर सकती है, रेस्क्यू मिशंस को भी साथ में ही कंडक्ट कर सकती है, शैलो वाटर्स के अंदर भी, एज वेल एज आप देखोगे कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, बट मेजरली इन शैलो वाटर्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इसको ऐड किया गया है। सर्विलेंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, कोस्टल सर्विलेंस के लिए, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब कोस्टल सर्विलेंस के साथ साथ लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगी। देन इंडिया टू शेयर साइबर क्राइम प्रोब डेटा विद UK। तो अभी साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा राइज पे आता जा रहा है ना। एंड यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लताड़ा है कि 30,000 करोड़ रुपए तो लोगों के ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो ये क्या है, अब इस सभी चीज़ों के ऊपर सरकार ने वेरियस पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है। तो अब UK गवर्नमेंट के साथ इंडिया कोलैबोरेट करना चाहती है ऑन शेयरिंग द डेटा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हिट लिस्ट पे हो सकते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है डिजिटल आप कह सकते हो डिजिटली जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स का पार्ट भी हैं, उनके जितने भी अब आप कह सकते हो कार्टल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उन सभी को रियलाइज यहाँ पर करना है। रियलाइज क्या करना है, उनको ढूंढना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके उनको यहाँ पर निगेट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि UK और इंडिया दोनों ने यहाँ पर जो साइबर क्राइम्स है उससे जुड़े जो लोग हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में क्राइम कमिट करते हैं, क्योंकि कई बार कॉल आती है ना आपको, जो एक्चुअली में क्राइम कमिट करते हैं ऑन फील्ड, ठीक है, तो मॉडर्न स्लेवरी की तरह ये इसको एज अ ट्रीट किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि UK और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही हैं उस हिसाब से तो जो कोलैबोरेशंस यहाँ पर है वो मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर भी है, ठीक है, कि मॉडर्न स्लेवरी की तरह ही हम साइबर क्राइम को यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में आप देखो ना कि स्लेवरी कराने वाली बात है यहाँ पर कि जो लोग एक्चुअली में, अब आप देखोगे कोई भी ऐसे, आपने अगर जमतारा देखी होगी सीरीज, तो वहाँ पे आप देखोगे कि सर्टन सेट ऑफ लोग हैं जो कि अब कॉल कर रहे हैं, है ना, कॉल सेंटर की तरह पे फेक कॉल सेंटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर कई बार आइडिया भी नहीं होता, ठीक है, और उसको इतनी सैलरी भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। तो एक तरह से स्लेवरी कंडक्ट कराई जा रही है इलिसिट कामों के लिए। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि इलिसिट तरीके से जो पैसा है वो एक्सट्रैक्ट करवाया जा रहा है उनके थ्रू, है ना। तो जस्ट एन एग्जांपल विच आई एम कोटिंग, तो ये मॉडर्न स्लेवरी की तरह इसको इसीलिए कोट किया गया है। द न्यू GDP सीरीज अपग्रेड्स फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ टू 7.6। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली हमने एस्टिमेट यहाँ पर देखा था, इसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली हमारी जो इंडिया की GDP है दैट वाज सेट की जो वो ग्रो करेगी 7.2% के आसपास। तो इसमें हल्का सा यहाँ पर हमें राइज देखने को मिला है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर्स में जो GDP है वो ऑन द राइज होगी 7.6 के आसपास। वेर एज अगर हम 2024 का डेटा अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे ईयर वाइज जो प्रोजेक्शंस होती है उसके हिसाब से हमारी जो GDP है वो 7.6% अगर दिखाई जा रही है तो उससे कम है, ठीक है। एंड इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यही दिया गया कि हमारे पास जो प्राइमरी सेक्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जाता हुआ नजर आएगा। वेयर एज हमारा जो अब सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर है दे विल रिमेन विजिलेंट। एंड जो हमारा सर्विस सेक्टर है ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा एडिशनली इन द GDP, जो कि हर साल वो करता भी है ना। तो थोड़ा सा और एडिशनल आप कह सकते हो कि सर्विस सेक्टर की जो डोमिनेंस है यहाँ पर फिर से GDP के डेटा के अंदर नजर आएगी। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द न्यूज। इसके अलावा और आपको यहाँ पर और पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ। देन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू रिवैम्प फॉरेस्ट राइट सेल्स
फॉर्म वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। तो अब पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट राइट्स के ऑफिसेज अलग अलग होते थे, ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके फॉरेस्ट राइट सेल्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अब देखो डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है वो ऑपरेट करते हैं, है ना। और अब अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में फाइल जाएगी तो आपको क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्यों ना उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट राइट जो ऑफिसेज हैं इसको बढ़ाकर एज अ सेल बना दिया जाए। एंड सेल का मतलब क्या होता है कि जो फाइल एक जगह से दूसरी जगह अब किस हिसाब से आप कह सकते हो फिजिकली भेजी जाती थी या डिजिटली भी अगर भेजी जाती थी तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कम होंगे, ठीक है। तो इससे जो अब आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी अगर एक्स्ट्रा हैं तो उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ स्किल क्वालिफिकेशंस या स्किल्स के साथ ही जो हमारे पास इनिशियली ऑफिसेज होते थे वो एग्जिस्ट करते थे, है ना। तो अब इसका दायरा बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या है, या सेल को एस्टैब्लिश करने का टाइम क्या होता है कि आपके पास जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट राइट्स, उनका काम जल्दी से जल्दी हो सके। तो जो ऐसे स्किल डेवलपमेंट वाले जो लोग होंगे या जो स्किल वाले लोग होंगे उनको अब यहाँ पर भेजा जाएगा इन दीज फॉरेस्ट राइट सेल्स कि वो अब काम जल्दी से जल्दी निकाल पाए। तो देयर विल बी अ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल जो कि एक ही ऑफिस के अंदर इन अ सेल ऑपरेट कर रहे होंगे, जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है एंड काम भी अलग होगा, है ना। जो कि पहले काम मैनुअली हो रहा था अब उसको भी डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। इससे फायदा क्या होगा कि जो फॉरेस्ट राइट्स है, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर वो जल्दी प्रोवाइड किए जा सकेंगे। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा इशू आता है जो कि फॉरेस्ट राइट्स के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी यहाँ पे सर्कुलेट हो पाएगी। एंड इसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चैनलाइज की जा रही है ना। पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, खिचड़ी बनी हुई थी, उसकी जगह अब यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करके प्रॉपर आप पाइपलाइन में चीजें सेट कर रहे हो। उसके बाद जाकर आप कह सकते हो कि मॉडर्न जो आपके पोर्टल्स यहाँ पर बन रहे हैं, डिजिटल पोर्टल्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वहां पर आप फटाफट से उसको अपलोड करना शुरू कर दोगे, बिकॉज यू विल नाउ हैव अ सेट ऑफ पीपल इन दी ऑफिस जो कि उस काम के लिए जल्दी से जल्दी कर सकते हैं चीजें, है ना। तो इसे अप्रूवल जो लेनी है वो भी आसान हो जाएगी। कॉस्ट कटिंग जो है सरकार यहाँ पर कर रही है किस तरीके से कि चैनलाइज तरीके से पाइपलाइन में जो एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल सेट वाले लोग हैं उनको एक साथ यहाँ पर बिठाया जा रहा है ताकि काम जल्दी से हो सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हो सके एंड फॉरेस्ट राइट्स जो है वो भी ब्रीच ना हो, ठीक है। सिंपल सी आपकी बात थी। देन कनेडियन पीएम कार्नी लैंड्स इन मुंबई फॉर 4 डे इंडिया विजिट। तो 4 दिन के लिए उन्होंने इंडिया आना ही था, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे होंगे। तो 4 दिन की विजिट काफी लंबी विजिट है फॉर अ फॉरेन डिग्निटरी इन इंडिया, है ना। तो अभी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारी कनाडा के साथ टाइज स्ट्रेन हुई थी पिछले टाइम पे, है ना, ड्यू टू इंसर्जेंसीज इन कनाडा, जिसके लिए इंडिया को भी ब्लेम किया गया। वीजा एप्लीकेशंस को लेकर देन इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले थे। एंड वहाँ पर अगर आप कहो कि जो लोकल लोग हैं, उन जो लोकल कम्युनिटी है, दे वांटेड द इंडियंस टू गो बैक, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया और कनाडा के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही रही हैं, टाइज स्ट्रेन होती हुई नजर आती हैं। बट अब यही माना जा रहा है कि इंडिया के साथ जो टाइज स्ट्रेन हुई थी वो बेटर तरीके से यहाँ पर वापस से जोड़ी जा सकती हैं, है ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पर वापस से एक्सपेक्टेड है। एंड यही चीज बोली जा रही है कि बात होगी, डिस्कशन होगी कि किस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पर हो रही है, या इवन की रिपैट्रिएशन की भी बात हो सकती है ऑफ द सर्टेन पर्सोनल्स, जिसकी डिमांड कनाडा से इंडिया करता भी आया है टाइम एंड अगेन। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर बात होगी, डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो बात है फॉरेन डिग्निटरीज की आपस में इंडियन डिग्निटरीज के साथ होगी। देन पीएम टू लॉन्च नेशन वाइड ड्राइव ऑन HPV वैक्सीनेशंस। तो अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वैक्सीनेशन, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सर्विकल कैंसर के लिए है, तो इसके लिए अब टाइम एंड अगेन सरकार जो है वो ड्राइव निकालती रहती है ताकि फ्री वैक्सीनेशन जो है फॉर ऑल द गर्ल्स जो कि 14 साल या उससे ऊपर है ना, सर्विकल कैंसर से उनको बचाया जा सके। क्योंकि मैंने ये भी चीज आपको पहले बताई थी कि सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, आप कह सकते हो कि HPV के थ्रू जो अब हो रहा है, जिस वजह से विमेन मोस्टली डाई, ठीक है, और दे सफर, क्योंकि पता ही नहीं होता है ना। तो अब इसी वजह से जो वायरस है उसको अब आप इजीली एराडिकेट कर सकते हो थ्रू वैक्सीनेशन। तो इसी वजह से जो अब आप कह सकते हो तो प्रधानमंत्री अजमेर से इसको अब लॉन्च करने वाले हैं वर्चुअली, एंड अदर स्टेट्स विल ऑल्सो ज्वाइन। एंड ये डिजाइन की गई है, डेजिग्नेटेड ये जो वैक्सीन है वो टाइप 6 एंड 11 के अगेंस्ट सर्विकल कैंसर एंड टाइप 16 एंड 18 के अगेंस्ट यहाँ पर बनाई गई है, जो कि अब 100% अब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सर्विकल कैंसर से। देन प्रेसिडेंट अंडरटेक सॉर्टी इन प्रचंड अगेन इंडिजिनसली बिल्ट, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात लाइट एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है, लाइट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट भी नहीं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। तो ये सिंपल से यहाँ पर बात आपको बताई गई है कि अब ये इस इंडिजिनसली बिल्ट है, ठीक है, एंड ये अब ऑपरेशंस को कंडक्ट करा सकता है। सबसे बड़ी बात
टैंक टारगेट को डेजिग्नेट किया गया है कि टैंक को टारगेट भी कर सकता है। इंडिजिनस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ये रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसका पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए। देन फ्रॉम ड्रजरी टू सिस्टमैटिक वर्किंग वुमेन्स रोल इन एग्रीकल्चर इज चेंजिंग। तो यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे पॉइंटर्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आंसर में भी कई बार इंक्लूड कर सकते हो। इनिशियली क्या होता था, हम ये चीज को मानकर चलते थे कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें विमेन की डोमिनेंस क्यों है। सबसे पहली चीज थोड़ा सोचिए इस चीज को, क्यों? क्योंकि जो अब एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड लोग हैं, है ना, तो वहां पे जो नंबर या जो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली ज्यादा हुआ करते थे, बट जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जनरली क्या करते थे, वो माइग्रेट कर जाते थे टू प्रॉस्परस स्टेट्स जहां पर उनको अब मजदूरी या लेबर की जॉब मिल जाती थी। अब पीछे जो विमेन है वो यहाँ पर फैमिली की हेड यहाँ पर बन रही है एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो विमेन कर रही थी। तो कहने का यहाँ पर मतलब पहला यही है कि जो लेबर इंटेंसिव काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो विमेन के हिस्से आया अलॉन्ग विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि जो हस्बैंड्स है वो लेबर के लिए माइग्रेट कर जाते थे टू अदर स्टेट्स, ठीक है, पहली चीज। तो इस वजह से ये पॉइंटर हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंटर अब आपको अभी की सिचुएशन के हिसाब से रूरल इकोनॉमी की क्या बता रहा है कि विमेन आर नाउ नॉट इन्वेस्टिंग देयर टाइम और देयर एफर्ट इन ऑल दोज लेबर इंटेंसिव वर्क्स। तो वो कर क्या रही हैं यहाँ पर, वो अब सिस्टमैटिक चीजों को ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं। आपका जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, उसके अंदर भी यही चीज बताई गई थी कि जो रूरल वुमेन है उनकी पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या अगर आप देखो कि फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज हो गई, ये सभी चीजों के लिए वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वुमेन का अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उठाकर भी देखते हो, वहां पर रूरल जो वुमेन है उनकी पार्टिसिपेशन अर्बन वुमेन से ज्यादा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एंड ओवरऑल भी पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें। दूसरी चीज यहाँ पर यही बताई गई है आपको कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो रिसेंट हमने न्यूज भी डिस्कस की थी कि सरकार ने बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अब हम क्या करेंगे कि हम एक इकोनॉमिक टाई अप में लेकर आना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसा कमाए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिकली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर द गर्ल्स, जहां पर कॉलेजेस एस्टैब्लिश होंगे, ठीक है। तो यही हॉस्टल फैसिलिटीज को बिल्ड करने के लिए क्रेडिट सिस्टम के थ्रू सरकार क्या करेगी, हेल्प करना चाहेगी थ्रू टू दैट वुमेन ऑल्सो, जो कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है या उसको लीड कर रही है ना। तो उनके नाम पे जो हॉस्टल है वो बन जाएगा सरकार की मदद से, एंड इन रिटर्न जो लड़कियां अब हॉस्टल में पढ़ने आ रही हैं, लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ने आ रही हैं, तो हॉस्टल्स के अंदर उनको यहाँ पर रेजिडेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एक अलग से बिजनेस मॉडल है जिसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, है ना, इसके ऊपर सरकार का फोकस भी है। तो ये इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर भी अगर आप देखो तो बता सकता है आपको, क्योंकि वो रूरल एरियाज है, या ओवरऑल अगर हम देखें तो रूरल पार्टिसिपेशन में जो है वुमेन का रोल बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस न्यूज आर्टिकल्स टेल यू, ठीक है। एंड मेघालय स्टेप्स मेनिंगोकोकल डिजीज सर्वेलेंस। तो अब मेनिंजोकोकल या मेनिंगोकोकल, जैसे भी आप इसको यहाँ पे प्रोनाउंस करना चाहते हो, मेनिंगोकोकल जो आप कह सकते हो डिजीज है, अगेन आपके ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट डालती है ये। सो अभी जो डिजीज है, अब 2 अग्निवीर्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर यू कैन से कि एक प्रोब खुल चुका है, प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन खुल चुकी है कि अब इनकी डेथ शायद सस्पेक्टेड है कि मेनिंगोकोकल डिजीज की वजह से हुई है। एंड इसके पीछे का रीजन यहाँ पर जो अभी आइडेंटिफाई अभी फर्म तरीके से तो नहीं किया गया है, बट कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अब जो एडवाइजरी जारी की गई है मेघालय की गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसी जगहों पर ना जाएं वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेनिंजोकोकल या मेनिंगोकोकल जो डिजीज है वो आपको आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, इस डिजीज के अंदर बेसिकली जो मेनिंजाइटिस वर्ड हम यूज करते हैं ना, मेनिंजाइटिस वर्ड जनरली ब्रेन की यहाँ पर डिजीज की बात करता है। तो आपका जो ब्रेन का आउटर लेयर है वो अब इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके आपका जो आप कह सकते हो कि डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन अगर आपका फॉग हो चुका है, ब्रेन आपकी जो इन्फ्लेमेशन वहां पर हो चुकी है, तो बहुत जो आप कह सकते हो चांसेस ऑफ सर्वाइविंग दे आर वेरी लेस। तो बट हमारे पास वैक्सीनेशन इसके लिए भी एग्जिस्ट करती है जो कि 100% रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार ने इसी को लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी भी की है, ठीक है। सिंपल न्यूज थी। देन डिफेंस मीट टू फोकस ऑन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। तो ये डिफेंस मीट हुई किसके बीच में है, जनरल्स के बीच में ऑफ इंडिया एज वेल एज नेपाल। तो ये एक्सरसाइज जो है एक तरह से कॉमन फ्रेंडशिप को दिखाती है, एंड जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, या डिफेंस की इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, कोऑपरेशन आपस में दोनों आप कह सकते हो कि डिफेंस सिस्टम्स की क्या है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। एंड किस तरीके से कोई आगे आने वाली प्रॉब्लम आती है या किस तरीके से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अगर रिक्वायर्ड होती है तो उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। सो इट इज जस्ट यू कैन से मीट जो कि दोनों ही आप कह सकते हो कि जो सर्विसेज है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज है, उनको एक तरह से बताती है कि किस तरीके से कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके पीसफुल तरीके से आपस में ऑपरेशनल
ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को जज कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। देन इनफ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स आर कॉजिंग डेंजरस सिचुएशंस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आई है वो इसी वजह से आई है कि अब हमारे पास क्या है, पहले तो कोल रिलेटेड हमारे पास थर्मल प्लांट्स थे, थर्मल पावर प्लांट्स थे, ठीक है, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों की ही जब किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वोल्टेज जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कि कितने आप लेवल पे, कितने ग्रेड पे आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। प्लस हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी वो पुराना है, इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं आपको बात कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच कर रहे हैं, एंड हमने राजस्थान एंड तमिलनाडु जैसी स्टेट्स के अंदर ये चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम स्विच करना, कोल से हमें दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, कि जो केबल्स हैं या इवन की वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जब शिफ्ट भी हो रहे हैं अगर, तो जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो इसको हम ऑसिलेशंस यहाँ पर बोलते हैं, तो ऑसिलेशंस की यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब इसी वजह से क्या होता है कि मेजर जो हमारे पास ब्लैकआउट के चांसेस बहुत हैं, और ये ब्लैकआउट जो है मेजरली कहाँ पर, राजस्थान के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। तो यहाँ पर ये चीज़ को लेकर मुद्दा जो है डिस्कस किया गया है कि अगर हम चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना तो हमें इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करना पड़ेगा पहले, एंड इसके बाद ही जाकर हम चाह सकते हैं या एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एक ग्रिड सिस्टम है कि वेल अपग्रेडेड है, वेल अपडेटेड है, एंड प्रॉपर तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल ना हो, ठीक है, कि एक ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो आप कह सकते हो लोड अलाउड है, दूसरे वाले में नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी वो तो कॉमन तरीके से सब में जाएगी ना। तो हमें एक सिंगल ऐसा सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा जैसे जो वन ग्रिड की तरह यहाँ पर फोकस कर सके, एंड एक सिंगल ग्रिड विद सेम काइंड ऑफ लोड अगर है, एंड आगे आने वाले टाइम में सिंस अभी रिन्यूएबल एनर्जी की और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो आ रही है उसको फुलफिल भी तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जो वो ग्रिड उस चीज़ को संभाल पाए, है ना, उस वोल्टेज को संभाल पाए, उस करंट को यहाँ पर संभाल पाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं वो अब मिनिस्ट्री या रिक्विजिट आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स फेस कर रहे हैं, एंड नियरली आप देखो कि 75% यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, नियरली 75% ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लो करती है पावर दैट कम्स फ्रॉम कोल बिकॉज इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्यूल दैट इज अवेलेबल ऑन डिमांड अनलाइक सोलर एंड विंड। तो लास्ट ईयर जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे 52%, तो इंडिया ने इंस्टॉल की पावर कैपेसिटी एंड मोर देन कोल जो है, या आप कह सकते हो कि लिग्नाइट कंबाइंड उससे ज़्यादा हमने रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट जो है रिक्विजिट मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे ही खत्म होता है। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इन केस इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा आप चाहते हो कि वीडियो किसी टॉपिक पे बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डाउट रेजोल्यूशन वाला जो आपको आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप ये डायरेक्टली क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसे रिजॉल्व किया जा सके। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। तब तक पढ़ते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, एंड थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस मैं बता रही हूँ ना होली के टाइम पे कर लेना, क्योंकि पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है इस टाइम पे, है ना, कि होली नेक्स्ट ईयर भी आएगी ही, बट तब आप अफसर बन के होली मनाएंगे तब मजा ही कुछ और होगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज थिंग इन इटसेल्फ जो कि आपको सैक्रिफाइसेस कई बार दे जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी रखना एंड सेहत का ध्यान रखना, मौसम भी चेंज होता जा रहा है तो अब पढ़ाई भी करते रहना साथ साथ। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।